आरएलपी से आपको क्या लगता है? आरएलपी उम्मीदवार थान सिंह यहाँ खड़ा था, खुद को ध्यान नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। सुबह देखा पर्ची निकली भजन लाल की कि बंदर बंदर को हाथ में उस तरह लग गया, वाली बात है। तो वो कहीं उधर उधर मार रहा है। अंधभक्त कौन होते हैं, आपको क्या लगता है? अंधभक्त क्या है, आज की तारीख में बस मालूम ही नहीं है अपने आप को। पहले प्रकाश माली को टिकट फाइनल हुआ था। आपको ध्यान है कि जब तक बीजेपी की टिकट डिक्लेयर नहीं हुई तब तक आरएलपी की टिकट भी डिक्लेयर नहीं हुई। टिकट नहीं मिलती बीजेपी से, ये तो आरएलपी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे। आपका पसंदीदा नेता कौन है, मोदी या अमित शाह? देखो भारत के अंदर, धन्यवाद सर। सर अगर आपको पूछा जाए कि आपका पसंदीदा नेता कौन, हनुमान बेनीवाल या रविंद्र सिंह भाटी? सर ज्यादा कैपेबिलिटी किस नेता में है, हरीश चौधरी में या उमेदराम बेनीवाल? देखो कैपेबिलिटी तो काम। नमस्कार, मेरा नाम सफी खान है और आपने देखना शुरू किया है एसकेजे टीवी। आज हम एक ऐसे व्यक्ति का ब्रॉडकास्ट करने जा रहे हैं जिन्होंने बालोतरा के ये ब्लॉक अध्यक्ष हैं सगन जी, और इनकी संघर्ष की एक अलग ही कहानी है। आज हमारे साथ आए हैं सगन जी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सभी भाई और एसके टीवी चैनल साहब का। सर आपका पहले परिचय दीजिए, आप कौन है, कहाँ से हैं, कहाँ से आपने राजनीति की आपकी शुरुआत हुई है? धन्यवाद सभी भाई साहब। मैं मेरा एक छोटा सा परिचय देता हूँ। मेरा नाम सगन जोगसन है, जाति से मेघवाल हूँ। मेरे पिताजी मानाराम जी जोगसन जो बालोतरा में शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल पोस्ट पे थे, वो सेवानिवृत्त हुए, और मेरे दादाजी की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी रही है। मैंने राजनीति में आने का कारण मेरे दादाजी हैं। मेरे दादाजी हमेशा राजनीति में सक्रिय रहते थे। उनके पग दिशा निर्देश अनुसार मैंने उनको सीख कर मैंने अपना राजनीति में प्रवेश शुरू किया। आपने राजनीति क्यों चुनी, राजनीति का सपना आपको? राजनीति देखो देश के अंदर सेवा करने का अलग अलग मकसद रहता है, और कोई एनजीओ बना के सेवा करता है, कोई सामाजिक संगठन बना के सेवा करता है। मैंने सामाजिक संगठन बना के भी सेवा की। मेरी इच्छा हुई कि मैं राजनीति में रहकर लोगों की किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ये निर्णय किया। मैं स्टूडेंट लाइफ से, जब मैं कॉलेज में गया उस समय से मैं राजनीति शुरू की थी एनएसयूआई के अंदर। फर्स्ट बार मैं एनएसयूआई का जिला उपाध्यक्ष रहा। उसके बाद में मैं राजीव गांधी ब्रिगेड का बालोतरा का अध्यक्ष बना, जिसमें हमारे आदरणीय माता तुल्य मदन कौर जी के नेतृत्व में यहाँ पर पचपदरा के अंदर कांग्रेस का संगठन की बागडोर थी, उसमें भी वो काफी हमने मेहनत की। उसके बाद में मैंने हरीश चौधरी जी हमारे पहले प्रदेश के अंदर युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व के अंदर मैंने बालोतरा ग्रामीण यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे और नेतृत्व का काम करने का मौका मिला। उसमें हमने मैं 3-4 साल तक अच्छा काम किया। फिर उसके बाद में मैं भारतीय युवा कांग्रेस, जिसमें राहुल गांधी ने चुनाव की प्रक्रिया द्वारा जो चुनाव का चयन हुआ, संगठन का चुनाव हुआ, उस संगठन के चुनाव के मार्फत मदन प्रजापति के दिशा निर्देश अनुसार हमने चुनाव लड़ा और मैं विधानसभा अध्यक्ष बना। फिर जिला उपाध्यक्ष भी रहा मैं। उसके बाद में मैं अभी मुझे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का दायित्व दिया है कांग्रेस पार्टी ने, तो मैं और मेरी समाज हम कांग्रेस पार्टी का आभार प्रकट करते हैं। और राजनीति से ही लोगों की सेवा करनी थी, इसलिए हमने ये राजनीति करने का सफर चुना है। कैसा चल रहा है आपके नेतृत्व में कांग्रेस में बालोतरा में? हमारे नेतृत्व में पार्टी का नेतृत्व होता है, संगठन का नेतृत्व होता है। मैं तो एक माध्यम हूँ, इस माध्यम के द्वारा हम राजनीति के द्वारा लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है। हम समय समय पर, हम सत्ता पक्ष में थे तो गरीब लोगों की किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं, लोगों के, जिसमें अशोक गहलोत ने 7 गारंटी दी थी, उस गारंटी को हम धरातल पर किस प्रकार से जोड़ सके, धरातल पर जोड़ने के लिए हर कार्यकर्ता पर हम जोड़ने का प्रयास किया। जो इस सुविधा से वंचित थे उनको जोड़ने का हमने प्रयास किया। और जो नाटा हॉस्पिटल में रक्तदान का काम करना पड़े तो हमारा राजू गोल के नेतृत्व में हमारा अच्छा काम यहाँ पे हो रहा है। हम उनकी टीम के साथ जुड़े हुए हैं। समय आने पर हम हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता वगैरह भी लोगों को ब्लड दान, रक्तदान की सेवा देते रहते हैं और जरूरतमंद लोगों को हम हमेशा समय समय पर उनके साथ खड़े। सर आपने गारंटी की बात की, लेकिन उतनी सारी गारंटी देने के बाद अशोक गहलोत ने योजनाएं भी चलाई थी, फिर भी आप जीते नहीं, क्या कारण रहा? इसका एक ही कारण रहा कि हमारे शीर्ष नेतृत्व के अंदर अंतिम समय में थोड़ा मनमुटाव भी रहा। और जो गारंटी धरातल पे आई, तो जो धरातल पे आई तो
उस सोशल मीडिया का जो दुष्प्रभाव जो आज राजस्थान के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर चल रहा है, ये हिंदू मुस्लिमवाद वाला झगड़ा, राम मंदिर का मुद्दा और गौ माता का मुद्दा, इस मुद्दे से जनता भटक जाती है। और मैं अभी आंध्र प्रदेश बाहर जाके आया, वहां पर देखा मैंने कि लोग धर्म के प्रति बहुत कट्टरपंथी हो रहे हैं। हिंदू धर्म में मैंने देखा है वहां पे वो राम मंदिर में, भगवान में, आस्था में बहुत ज्यादा इतने अस्तित्व में मिल जाता है। और बीजेपी वालों ने और सोशल मीडिया में के द्वारा इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की कि भी कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की विरोधी है, जबकि कांग्रेस पार्टी हमेशा हिंदुओं के साथ रहती है। और इस प्रकार का दुष्प्रभाव बीजेपी वालों ने फैलाया, उस फैलाव में हम मात्र 2-3% वोटों से हारे हैं। हमारी राजस्थान के अंदर कम से कम 22-23 सीटें ऐसी हैं जो 2-3 हजार वोटों के अंतर से हारी है। उसका एक ही कारण है कि हम 2-3 हजार वोट इस वजह से हमारे वोट डाइवर्ट भी होंगे या हमारा कोई बागी उम्मीदवार खड़ा हो गया होगा। इस प्रकार से बाकी राजस्थान के अंदर आज भी देखें तो हमारे 70 सीटें तभी विधानसभा में भी हमारे में है और 22-23 सीटें ऐसी थी जिस पर हम कम वोटों से हारे। हम इस प्रकार देखें कि हमारा ये मनमुटाव वाली बात और ये सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म और राम मंदिर के नाम पर लोगों ने वोट को भरमाया है। अगर ये नहीं होता तो हम 150 से ज्यादा वोटों से सीटों से जीतते। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आपसी गुटबाजी भी यहाँ पे? आपसी गुटबाजी तो हमारे से ज्यादा बीजेपी में, लेकिन ये निर्णय इतना नहीं है जितना ये हिंदू धर्म वाला मुद्दा, राम मंदिर वाला मुद्दा, भारत पाकिस्तान का मुद्दा, हिंदू गाय माता वाला मुद्दा, ये प्रभावी ज्यादा रहता है। इससे लोग क्या भ्रमित हो जाते हैं। गाय माता ज्यादा किसकी है, बीजेपी वालों की या कांग्रेस वालों? ये गाय माता सबके लिए बराबर ही है, बीजेपी की कोई गाय है नहीं। आज मैं देखूं बीजेपी में ज्यादातर ज्यादा धनाढ्य वर्ग के लोग आते हैं और उनके घर के अंदर मुझे नहीं लगता 10% लोगों के घर में गाय है। और ये गाय ज्यादातर किसान वर्ग और मजदूर वर्ग के पास है, वो लोग सेवा करते हैं। आज की तारीख में किसान वर्ग ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के साथ में है, मजदूर वर्ग कांग्रेस पार्टी के साथ में। कांग्रेस पार्टी जब आती है तो ये हमेशा मजदूर वर्ग और किसान वर्ग का ज्यादा सोचती है, बीजेपी आती है तो धनाढ्य वर्ग और पूंजीपतियों का ज्यादा सोचती है। वो खाली गाय माता के नाम पर खाली उष्टन करते हैं, बाकी उनके पास पहुंच जाए घर पे तो उनके घर में गाय की सेवा करने का उनको मौका नहीं मिलेगा। नहीं सर, देखा जाए तो शिव में आमीन खान और फतेह खान दोनों चुनाव लड़ गए और यहाँ सिवाना में सुनील परिवार के सामने मानवेंद्र सिंह जी के सामने सुनील परिवार भी उतर गए। अब आपने कांग्रेस में ले लिया तो कहीं ना कहीं इन्होंने खेल बिगाड़ा। और भी कहीं हुए हैं ऐसी 1 सीट 2 सीटें बताई आपने, मैं तो राजस्थान के अंदर 22 से लेकर 30 सीटें बता रहा हूँ जहां पर हमारे बागी उम्मीदवारों ने हमारे समीकरण तो बिगड़ रहे हैं। उसका एक ही कारण है कि महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति की रहती है। मैं भी आज कांग्रेस पार्टी में आज जिस समय मेरी समझ आई उस समय से लेकर आज तक मैं कांग्रेस में हूँ, तो मेरी भी महत्वाकांक्षा रहती है कि मैं भी कुछ आगे पद पर रहता हूँ। लेकिन मेरा फर्स्ट दायित्व होता है जो पार्टी जो आदेश करती है उस आदेश का मैं पालना करूं। जिन लोगों ने आदेश की पालना नहीं की वो बागी उम्मीदवार खड़े करके कांग्रेस पार्टी को नुकसान करने का उन्होंने काम तो किया ही। अब आपको क्या लगता है, शिव में आपने फतेह खान जी को कांग्रेस में शामिल कर दिया है तो रविंद्र सिंह भाटी को भविष्य में वो हरा पाएंगे, क्या लगता है आपको? देखो ये रविंद्र सिंह भाटी जीतने का एक ही कारण है, वहां पर कांग्रेस के 2 टुकड़े हो गए। अगर फतेह खान जी या आमीन खान जी दोनों में से कोई एक व्यक्ति चुनाव लड़ता तो मुझे विश्वास कहता हूं कि रविंद्र सिंह भाटी कम से कम 30-35 हजार वोटों से हारता। और ये अगर संगठन में अगर फूट हुई तो कोई आगे करने नहीं कह सकते क्या होगा। आप सर कांग्रेस से ही जुड़े या पहले किसी को आपने कांग्रेस में रहते हो किसी ने आपको ऑफर दिया कि हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ? मैं बता रहा हूँ कि मेरे पीढ़ी हमारे खून में कांग्रेस है। हमारे दादा मालाराम जी जो कांग्रेस के अंदर राम निवाजी मिर्जा के साथ घूमते थे, जो एक बार इन्होंने एमपी के चुनाव लड़ा था, उनके सामने मैंने भी राम निवाजी के साथ मेरा परिचय भी हुआ था। उस समय मैं छोटा बच्चा था, लेकिन मैं दादाजी के साथ में गया था। राम निवाजी की यहाँ पर मीटिंग हुई थी, राम निवाजी मिर्जा जो पहले भारत सरकार के अंदर अपने मंत्री भी रह चुके हैं, उनसे भी मीटिंग हुई थी। तो मैं उस समय से कांग्रेस से जुड़ा हूँ। दूसरी पार्टी ने मुझे कहा भी था कि भी आप कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ जाओ, तो मुझे मेरा जो दिल मन नहीं मानता है कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ रहता हूँ। मेरी आत्मा दिल कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब और दलित वर्ग के और किसान वर्ग के साथ रही है और मैं उसी परिवार से आता हूँ, तो मैं इस पर कांग्रेस पार्टी के साथ में हूँ। धन्यवाद सर। यहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे मदन प्रजापत, थान सिंह डोली और अरुण जी चौधरी। अरुण जी चौधरी विजय हुए।
आपको क्या लगता है, थान सिंह डोली चुनाव लड़े तो आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? आरएलपी से आपको क्या लगता है? आरएलपी उम्मीदवार थान सिंह यहाँ खड़ा था, हाँ। तो उसका नुकसान सीधा सीधा कांग्रेस को गया है, क्योंकि थान सिंह एक राजपूत समाज से आते हैं और मदन प्रजापति कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े, और हमें भी लगा कि ये राजपूत समाज के वोट तोड़ेगा तो कांग्रेस को फायदा हुआ। लेकिन हकीकत देखा जाए तो जो बीजेपी माइंडेड राजपुरोहित थे उन्होंने वोट तो बीजेपी में गए, और कांग्रेस माइंडेड के राजपुरोहित थे वो वोट थान सिंह को गए। और साथ में जैसे जाट थान सिंह डोली का हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर रावण का आपस में गठबंधन था, इसलिए हमारे कुछ दलित और चंद्रशेखर के कारण भीम आर्मी के लोग भी हमारे वोट थान सिंह को गए। जाटों में काफी वोट थान सिंह गए। कुल मिला के थान सिंह ने कांग्रेस पार्टी को नुकसान ज्यादा किया। थान सिंह ने। मदन प्रजापति के बारे में आप क्या सोचते हैं? मदन प्रजापति कैसे नेता हैं, उनका आगे भविष्य कैसा रहेगा? मदन प्रजापति मैं देख रहा हूँ, आज से नहीं देख रहा हूँ, मदन प्रजापति जिस समय राजनीति में थे, स्टूडेंट लाइफ से मेरे साथ थे। जब मैं स्कूल में पढ़ता था उस समय मदन प्रजापति हमारे स्कूल में पढ़ते थे। आप दोनों साथ में पढ़ते थे। अच्छा। और मैं इनकी भावना हमेशा मदन प्रजापति की परोपकारी रही है, दूसरों के लिए रही है। जब हम स्टूडेंट में थे तो उस समय की स्थिति और आज की स्थिति बहुत फर्क है। हमारा एनसीसी का कैंप था तो उस समय एनसीसी की ड्रेस हुआ करती थी जो मेरे पास नहीं थी, तो वो ड्रेस मैंने मदन प्रजापति, उस समय स्टूडेंट थे, मदन जी मुझे एनसीसी कैंप में जाना है तो मुझे वो ड्रेस चाहिए, तो मदन प्रजापति उस समय बेधड़क वो ड्रेस ली के जाकर मदन कैंप करके आ। जबकि उस समय मदन प्रजापति के स्टूडेंट बच्चों वाले विद्यार्थी वाली लाइफ थी, उस समय उनकी भावना परोपकारी की थी। मतलब हमेशा अपनी बात दूसरों को सेवा करने का उनको मौका था। और मदन प्रजापति जब से कांग्रेस में है उस समय से लेकर आज तक मदन प्रजापति हमेशा किसान वर्ग का हित देखा है, दलितों का हित देखा है, विशेषकर मेघवाल समाज का हित देखा है, और मुस्लिम वर्ग का हित देखा है, गरीब वर्ग का हित देखा है। ये मतलब धरातल से उठा हुआ नेता है जिनकी हम बात सीधे डायरेक्ट कोई भी कार्यकर्ता सीधे बात कर सकता है, इसलिए मदन प्रजापति देखकर तो हमें बहुत अच्छा लगता है। सर, मदन प्रजापति जी ने एक बार कहा था कि हमने हॉस्पिटल बनाया, वहां पे जेरला रोड में बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, लेकिन अरुण जी चौधरी से हमने एमएलए साहब से सवाल पूछा कि ऐसा मदन पूर्व विधायक कह रहे थे, तो उन्होंने कहा है कि वो उन्होंने गलत किया है, वहां पे हॉस्पिटल बना दिया। हॉस्पिटल तो यहाँ पे नाटा में होना चाहिए था, इनको बड़ा कर देते। अब गरीब आदमी टैक्सी लेके वहां जाएगा, उनका भाड़ा लगेगा, उनकी खपत लगेगी। इस सवाल पर आप क्या कहेंगे? मैं तो हमारे विधायक अरुण चौधरी से कहना चाहूंगा कि बालोतरा अब पहले गांव था, कस्बा था, फिर नगर बना, नगर अब नगर परिषद है, आने वाले समय में ये नगर निगम बनेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर बालोतरा के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होगी, और आज बालोतरा के अंदर एम्बुलेंस लानी है तो वो ट्रैफिक की समस्या रहती है। तो हॉस्पिटल तो सिटी से बाहर ही अच्छा रहता है। आज वो जेरला आपने बाहर बता रहे, कल ये हॉस्पिटल बालोतरा के अंदर रहेगा, क्योंकि 55 बालोतरा से एक हो जाएगा। तो ये अगर बालोतरा का ही नहीं, बालोतरा के आसपास के गांवों के लिए भी हॉस्पिटल है। तो ये तो थोड़ी कि हॉस्पिटल बालोतरा कहते हैं बालोतरा वासियों के लिए काम आएगा। तो जो बाहर से भी लोग आते हैं, बाहर पूरी भांडियावास, 55, गोपड़ी, रिसोड़ी, पाटोदी, आसपास खूब सारे गांव लगे हैं। ये सब आसपास के पूरे जिले का अस्पताल है। तो यहाँ हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आ जाए तो आराम से वहां पर हॉस्पिटल में आप अपनी वहां पर जिला अस्पताल बड़ा हॉस्पिटल बनेगा, हमेशा एनी टाइम 24 घंटा डॉक्टर वहां रहेंगे, मेडिकल की सुविधा रहेगी, ट्रॉमा सेंटर रहेगा, और खूब सारी सुविधाएं रहेगी वहां पर, सब सुविधा। एक बार मरीज वहां पर पहुंचने के बाद में वापस दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ डॉक्टर भेजे पेशेंट को और फिर जोधपुर लिखे, तो जोधपुर जाने से बढ़िया आएगी, जेला नजदीक है और यहाँ पर जोधपुर वाली सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। इस प्रकार की सारी व्यवस्था हमारे विधायक मदन प्रजापति ने इन्होंने की थी। नाट हॉस्पिटल के बारे में बताऊं मैं आपको, मदन प्रजापति ने यहाँ पर 1 करोड़ रुपए के अंदर वो ये सोनोग्राफी मशीन और खूब सारी मशीनें यहाँ पर लगाई थी। आज स्थिति सारी सोनोग्राफी मशीनें बंद है। वहां बाहर जितने भी ये दुकानें लगा रखी हैं उस दुकानों पर ज्यादा बोलबाला वहां दुकानों का हो रहा है। नाटा हॉस्पिटल के अंदर ज्यादा जांच कम हो रही है, बाहर जाता है कम हो रही है, सारे कमीशन खोरी वहां पे चल रहा है। इस प्रकार से वहां का मरीज बहुत परेशान है। नाटा हॉस्पिटल के अंदर जो सेवाएं पहले जो हुआ करती थी आज वो नहीं है। तो सर, झोला साहब को कौन शरण देता है? झोला साहब अपनी मर्जी से किसी को भी इंजेक्शन लगा लेते हैं, उन पे भी कार्रवाई नहीं होती।
ये झोला साहब वो क्या है कि कोई भी अपने नाट हॉस्पिटल के अंदर तो ज्यादा एंट्री नहीं है। फिर दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, डिग्री वाले इनके पास मिलते नहीं है, तो वो क्या है कि थोड़ा बहुत हाथ काम सीखा हुआ प्राइवेट हॉस्पिटल वाले अपने हॉस्पिटल में प्रैक्टिस के लिए काम दे दिया करते हैं, तो वो उनकी प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ज्यादातर इस प्रकार से उनको बढ़ावा देते हैं, कम पैसों में वो ऐसे आदमी उनको मिल जाते हैं। आपको क्या लगता है झोला साहब पर नकेल कसी जाए तो किस तरीके से कसी जाए? ये भी राजस्थान सरकार है बीजेपी के, वो हमारे बालोतरा की झोला साहब नहीं है, पूरे राजस्थान की समस्या है, पूरे इंडिया की समस्या है। तो वो राजस्थान सरकार इस प्रकार से अंकुश लगाए कि हर हॉस्पिटल का निरीक्षण करें और डिग्रियां देखकर वहां पर डिग्री किसी और की लिखी हुई है, काम कोई और कर रहा है, मौके पर स्थिति बहुत इस प्रकार की सब हॉस्पिटल के अंदर ये स्थिति बनी हुई है। भजनलाल सरकार में कैसा काम हो रहा है, आपको क्या लगता है? वो तो आप खुद पत्रकार हो, आप खुद देख रहे हो, आपको क्या महसूस हो रहा है? वो तो अब हमारे प्रतिपक्ष नेता टीकूराम जी जूली और देख साहब गोविंद जी डोटासरा कहते हैं ये वहां तो ऊपर से जो आया हुआ आदेश मानते हैं, पर्ची वाली सरकार है, ये भजनलाल कोई विधायक दल का नेता थोड़ी बना हुआ है, वो तो वहां से पर्ची से निकला हुआ नेता है। तो वो जो काम पर्ची से होता है वही होता है, जो ऊपर से आदेश आता है वही काम करते हैं। जनता जाए बाहर में, उनसे कोई मतलब नहीं है, ऊपर से जो आदेश आए उसकी आदेश की पालना करता है। कांग्रेस वाले तो ये भी कहते हैं कि कहीं मुख्यमंत्री की फीलिंग होती नहीं, उनके अंदर है ही नहीं, उनको खुद को ध्यान नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। सुबह देखा पर्ची निकली भजनलाल की कि बंदर को हाथ में उस तरह लग गया, वाली बात है, तो वो कहीं नहीं उधर उधर मार रहा है। मैं ये कहूंगा सर, हनुमान बेनीवाल ने एक बार कहा था कि भजनलाल को जैसे ही मुख्यमंत्री बनाया उनको यकीन नहीं हो रहा था कि अरे मैं सही कह रहे हैं, हनुमान बेनीवाल ने सही बात की है, उनको रात भर नींद नहीं आई। वो हमेशा ऐसा हमने सुनने में आ रहा है। हाँ। ये आरएसएस संघ से रहा हुआ है भजनलाल। हाँ। जो नेता लोग आते थे उनके खाने पीने की व्यवस्था करते थे और उनकी अच्छी व्यवस्था करने का उनको परिणाम इनको दिया है। धन्यवाद सर। सर, आपने कांग्रेस में रहते हुए यहाँ पे कितना संघर्ष किया है, कितने आपने सड़कों पर लड़ाई लड़ी है यहाँ पे? मैं तो स्टूडेंट लाइफ से लड़ रहा हूँ। जब वसुंधरा यहाँ पहले यहाँ पर आई थी तो उस समय एक मुद्दा था, उस समय काले झंडे दिखाए थे, तो उस समय हमें उनको लोगों को गिरफ्तार किया गया था। फिर समय समय पर हमने काले झंडे पुतला सदाम हुसैन वाला मैटर हुआ था, उसमें भी हमने पुतला जलाकर विरोध किया था। और हर धरना प्रदर्शन करना पड़े, वो कुछ भी करने के लिए, जनता हित के लिए हम करने के लिए हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रहते हैं। आपको हमने रिफाइनरी के लिए मदन प्रजापति के नेतृत्व में जोधपुर से पैदल गए, बालोतरा से पैदल जोधपुर गए। मदन प्रजापति के साथ में हमने जिला बनाने के लिए उन्होंने 385 दिन नंगे पैर चले, तो हमने भी उनके साथ में कहा भी हम भी नंगे चलेंगे। तो मदन प्रजापति मना किया कि भी आपके हमारे बहुत फर्क है, आप अगर नंगे पैर घूमोगे आपको काम काज भी करना पड़ता है। नंगे पैर वाली सर क्या कहानी है, आप थोड़ी बताइए पूरी। नंगे पैर की कहानी आप ये तो मैं क्या बताऊं, पूरी राजस्थान की किसी भी कोने में जाके जनता जो पूछ लोगे ना, तो कोई भी व्यक्ति बता देगा कि नंगे पैर की क्या कहानी है। आज मदन प्रजापति को कोचिंग क्लास में पढ़ाया जाता है कि ऐसा कौन सा नेता एमएलए था जिसने जिला बनाने की जिद के अंदर मतलब उन्होंने नंगे पैर घूमे। तो आज भी उन प्रश्न का उत्तर होता है मदन प्रजापति। तो मदन प्रजापति की एक हट धर्मिता थी कि भाई 2 साल निकल गए, 2 साल तो कोरोना के अंदर निकल गए, तीसरा साल निकलना शुरू हो गया। और इन्होंने जनता से वादा किया था कि पिछली बार जब मैं बना एमएलए तो उस समय जनता को मैंने वादा करके आया था कि मैं आपको मीठा पानी नहीं पिलाऊंगा, अगर नहीं पिलाऊंगा तो आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा। तो अंतिम समय में मदन प्रताप ने नहर का पानी लाके पचमढ़ी विधानसभा में जनता को पिलाया और वापिस वो अपने बात पर खड़े उतरे। दूसरी बार वापिस एमएलए बने, तो दूसरी बार जब एमएलए बने तो उन्होंने ये भी वादा किया था कि मैं जब तक जिला नहीं बनाऊंगा तो तब तक मैं सहन से नहीं बैठूंगा। 2 साल तो कोरोना में निकल गए, तीसरे साल बजट में जिले की घोषणा नहीं हुई। मदन प्रताप ने देखा कि नहीं हुआ, बोले अपने कांग्रेस की सरकार है लेकिन मुझे वहां से सरकार से भी लड़ना पड़े तो लड़ के तैयार हूंगा। तो उन्होंने एक सफल उतार कर विधानसभा के आगे एक संदेश दिया है कि मैं जनता के लिए खरा उतरूंगा। तब अशोक गहलोत ने उसी समय जिला बनाने की कमेटी का निर्धारण किया और एक जिले बनाने के चक्कर में अशोक गहलोत ने 19 जिले बनाकर राजस्थान को सौगात दी। आपको क्या लगता है जब गहलोत साहब पढ़ रहे थे कि ये जिला बना, आपको क्या लगता था? कई लोग उम्मीद कर रहे थे 2-3 जिले बनेंगे। ये तो अशोक गहलोत के अलावा कोई नहीं जानता था कितने जिले बनेंगे। भीनमाल का एमएलए थे पूरा राम जी, उन्होंने भी मांग नहीं की कि 4-5 जिले बनेंगे,
तो मेरा भीनमाल का नंबर लगेगा। वो अशोक गहलोत के पास भी गए बाद में कि हम भी आपके साथ में, आपको सासुर को जिला मत बनाओ, भीनमाल को बनाओ। तो मतलब उनको ये खुद किसी को आशा नहीं थी कि भाई ये सासुर भी जिला बन सकता है, बुद्धू भी जिला बन सकता है, ये किसी को आशा नहीं थी। लेकिन जब वहां के लोगों की भावना अशोक गहलोत प्रति, वहां के सुखराम विश्नोई के प्रति जो देखी, तो जनता को जो भावना रखते हैं तो उनका परिणाम जनता को मिलता है। फिर बाद में भजन लाल ने कम कर दिए उनको। वो भजन लाल एक नहीं, उनके पास उपलब्धि तो है नहीं, वो कांग्रेस की हुई कार्यों को कर रहे हैं, या उनके जो काम किए उनका नामकरण चेंज कर रहे हैं। नई उपलब्धि उनके पास है नहीं, जो कांग्रेस की है उनको काम मिटाने का काम कर रहा है, या नहीं अगर अच्छा काम लग रहा है तो उनका नाम चेंज कर रहा है। ये इसके अलावा भजन लाल के पास नई उपलब्धि नहीं है। आज की तारीख राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार के जो काम आदेश हुए थे, कार्यादेश, वही काम चल रहे हैं। आज बालोतरा में भी देख लो, आज सीवरेज लाइन का जगह जगह काम चल रहा है, तो कांग्रेस का आदेश कार्यकाल में हुआ है। सीवरेज और ये गटर गंदे नाले का काम है, 45-46 करोड़ का काम मदन प्रजापति के टाइम किया हुआ है। सीसीटीवी कैमरा काम चल रहा है, तो उसमें कांग्रेस टाइम का काम चल रहा है। तो आज की बालोतरा के अंदर भी खूब सारे काम, अगर ये काम अगर मदन प्रजापति के कार्यकाल के अंदर अशोक गहलोत ने जो दिए थे, अगर वो भी काम अगर पूरा करा देंगे तो ये मैं समझूंगा कि इनका विकास काफी है। तो सड़कों की बालोतरा में स्थिति ऐसी है, सब उबड़ खाबड़ है, टूटी हुई पड़ी है। देखो अभी जो मदन प्रजापति ने सीवरेज लाइन का जो काम दिया सेकंड पार्ट के अंदर, तो उस वजह से ये जो सड़कें जो नाली वगैरह सीवरेज लाइन डाल रहे हैं, उस वजह से टूटी है। उनका ही काम है, वापस ही ठीक करके देंगे। और रही बात बोर्ड की, बालोतरा के अंदर पिछले 5 साल के अंदर बोर्ड बीजेपी का था, और यहाँ की जो सभापति थी बहुत ही भ्रष्ट थी, और उन्होंने खूब पैसे खाए हैं, और बालोतरा की जनता का विकास का ध्यान नहीं दिया इन्होंने, इसलिए बालोतरा की हालत बहुत बुरे से खराब हुई। क्या लगता है आने वाले चुनाव में आप वोट बना पाएंगे? बिल्कुल हम वोट बनाएंगे आने वाला समय। आज भाजपा का 1 साल 1.5 साल हो गए हैं, उनके सरकार से बालोतरा की जनता पीड़ित हो गई है। भाजपा की बालोतरा की जनता ही नहीं, भाजपा के जो नेता हैं, जो पार्षद हैं, छोटे छोटे जो नेता हैं, वो भी आज विधायक से परेशान होकर वो परेशान है, और वो भाजपा के नेता भी परेशान हो सकते हैं, तो जनता तो परेशान होगी। आने वाले समय बालोतरा की जनता जवाब देगी और कांग्रेस का वोट बनेगा। रिंग रोड की घोषणा की उन्होंने, बालोतरा में रिंग रोड भी बन रही है। देखो घोषणा कथनी और करने में बहुत फर्क है। आधी रिंग रोड तो बनी हुई बालोतरा की, बनानी हो तो फिर अमराराम जी ने 20 साल यहाँ पर एमएलए रहे हैं, 25 साल एमएलए रहे। इनके 25 साल के एमएलए के अंदर, इनके इतिहास के अंदर कौन सी उपलब्धि है बता दो। अगर बनाना होता तो रिंग रोड की भी घोषणा की है। अब ये कह रहे हैं कि हमने बालोतरा के विकास के लिए ये काम किए, खनिज विभाग ले आए, वो मेडिकल कॉलेज लाएंगे, ये लाएंगे। तो कुछ बातें मैं बताऊं आपको। हमारे विधायक मदन प्रजापति, जिसमें जिला बनाने की हट धर्मिता की वजह से बालोतरा का जिला बना है, तो जब जिला बनेगा, जब आदमी और हर पुरुष की शादी होती है तो बच्चे भी होते हैं, पोते भी होते हैं, सब करना पड़ता है। जिला बना दिए तो स्वाभाविक है सब इसी से आएंगे। ये क्या लाएंगे? ये नहीं लाएंगे तो भी आएंगे। ये अगर मना कर देंगे मुझे ये नहीं चाहिए जिला कलेक्टर, ये तो जिला बनते ही जिला कलेक्टर आएगा, एसपी आएगा, खनिज विभाग आएगा, रसद विभाग आएगा, जितने भी जिले से संबंधित सारे ऑफिस आएंगे। जिला कलेक्टर का ऑफिस, ये जिला कलेक्टर के लिए हमने जिला कलेक्टर, जिला नहीं बन रहा तो जिला कलेक्टर का कार्यालय को जमीन वहां से लाते, कितना कहां से बजट लाते। तो सब जिला बनाने का देन मदन प्रजापति की है। तो उस जब वो शादी होती है तो सारी परंपरा करती है, उसी प्रकार जिला बनने से सारी चीजें ऑटोमेटिक होती है। नहीं, भाजपा तो कह रही है कि हमारे राज्य में गोल्डन पीरियड चल रहा है। वो तो जनता से पूछो, भाजपा तो अपने मुंह से क्या करिए, अपनी बकान मान अपने बकाने और कोई कमी क्या है, जनता कहेगी वो काम है। सर कांग्रेस वाले कई भाजपा वालों को अंधभक्त कहते हैं, इसके पीछे क्या है? अंधभक्त कौन होते हैं, आपको क्या लगता है? अंधभक्त क्या है? आज की तारीख में बस मालूम ही नहीं है अपने आप को। मोदी मोदी, अरे मोदी क्यों कर रहा है? मोदी मोदी, अरे उनको पूछ लो मोदी कौन है, ध्यान ही नहीं। तो वही अंधभक्ति है। खाली बस 4-5 लोगों के जो कर रहे हैं, उनके पीछे 4-5 लोग ऐसे ही कर रहे हैं। उनसे पूछ ले कि तुम्हें मोदी ने क्या किया, तो मोदी ने पाकिस्तान को झुका दिया। अरे तेरे क्या हुआ? मोदी ने धारा कश्मीर 370 हटा दी, तो तेरे क्या हुआ? धारा 370 हटाने से फायदा हुआ अडानी को, जिसने वहां पर जमीन खरीदी, इसके अलावा किसी ने जमीन ली नहीं। धारा 370 हटाने से फायदा भारत की दूसरी जनता को किसको क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ अडानी को, जिसने वहां पर कश्मीर में जमीन खरीदी और वहां पर वो लिखने जैसा कोई खनिज उस जमीन के अंदर ऐसी जमीन खरीदी है
जहाँ पर उत्पादन होती है, बैटरी वाली गाड़ियां चलती है, वो सारी बैटरी वाली गाड़ियां आज वो अडानी वाला ग्रुप उसको मैनेज कर रहा है। वो अडानी और अंबानी को किस प्रकार से धनवान कर रहा है, इस प्रकार की के लिए उनके लिए काम करता है। धारा 370 हटाने का कारण आप अडानी अंबानी को फायदा देना ये था, बाकी उनको कोई मकसद नहीं था दूसरा। वो तो सर ये कह रहे हैं कि मोदी एक सिंपल आदमी है, मोदी है जो 10 लाख का सूट पहनता है, दिन के अंदर 16 बार ड्रेस चेंज करता है, वो सिंपल हो सकता है क्या? मैं तो सुबह ड्रेस पहनता हूँ, वापस दूसरे दिन भी वापस वही पहनता हूँ। हर जनता की यही स्थिति है, एक दिन पहन लेता हूँ, ये तो दिन के अंदर 16 ड्रेस चेंज करता है, सिंपल कैसे हो गया? 10 लाख का सूट पहनता है वो। देश मजबूत हुआ? आपको क्या लगता है कि देश मजबूत हुआ? विदेशों में आज देखो, आज वो एक सर्वे आया, अभी विदेशों में इंडिया की आज चर्चा, मैं तो बताऊं, कल परसों अखबार के अंदर एक सर्वे आया, वो दूसरी कंपनी, विदेश कंपनी, ये जो नंबर 1 पे हैप्पीनेस खुश देश कौन कौन से, उसमें 1 नंबर पे फिनलैंड जैसा देश नाम बताया, और भारत का नाम है कम से कम 118 के आसपास, और भारत के से पहले नाम है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान, उनके सर्वे के अनुसार भारत से पहले नाम पाकिस्तान को भी खुश माना है, भारत को पाकिस्तान से भी कम खुश माना है। तो ये सर्वे आप देख रहे हो कहाँ क्या हो रहा है। खाली पूंजीपतियों के विकास से भारत का विकास नहीं होगा। भारत के अंदर गरीब और किसानों का देश है, जब तक किसानों का विकास नहीं होगा तब तो भारत देश का विकास संभव नहीं है। खाली पूंजीपतियों का 8-10 व्यक्तियों का तो विकास करने से भारत का विकास नहीं होगा। वो कह रहे थे कि सर अगर हमने जिस तरीके से कोरोना भगाया, अगर इसी स्थिति में कांग्रेस होती, कांग्रेस का राज होता तो ये संभव नहीं हो पाता। मोदी ने क्या किया है? ढोंग किया है। थाली बजाओ कोरोना भाग जाएगा, मोमबत्ती की लाइट जलाओ कोरोना भाग जाएगा। अगर इस प्रकार से अगर कोरोना भागता तो इसने कोरोना को आमंत्रण दिया है। ट्रंप, नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम किया था अहमदाबाद के अंदर कोरोना से ठीक पहले, और कम से कम हजारों की संख्या में विदेशी लोग यहाँ वहां पर पहुंचे थे। तो कोरोना उन्होंने निमंत्रण दिया है, कोरोना आजा मेरे देश के अंदर। उन्होंने नियंत्रण वाला काम नहीं किया है, उन्होंने कोरोना फैलाने वाला काम किया है। और विदेशों से वैक्सीन खरीदी है, उसमें भी कोई घोटाला किया, अभी वैक्सीन उन्होंने बंद कर दी। आपको क्या लगता है रोकने की सही विधि क्या हो सकती है? तो उस समय कोरोना की स्थिति ये थी कि भाई हम किस प्रकार से एक दूसरे से बिना संपर्क में आए अपनी सुविधा, अपने देखभाल खुद कैसे कर सकते हैं, यही थी हमारे पास। बीमार हो जाए उसको हॉस्पिटल पहुंचा के किस प्रकार से दूर रख के उनकी सेवा कर सकते हैं। हमारे मदर प्रजापति उस समय जब लॉकडाउन लगा था, लोगों के जो पूंजीपति लोग थे, उद्योगपति लोग थे, या मध्यम वर्ग से ऊपर वाले व्यक्ति थे, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो मध्यम वर्ग से नीचे वाले तबका था, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था में बहुत तंगी थी। वो तो रोज सुबह कमाते थे, शाम को खाते थे, उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। ऐसी स्थिति के अंदर मदर प्रजापति के नेतृत्व के अंदर बालोतरा के अंदर फूड पैकेट, दवाइयां का पैकेट, घर घर सप्लाई का काम जो किया ना, वो एक सराहनीय का काम किया था। तो ऐसे व्यक्ति वास्तव में हमारे कांग्रेस पार्टी ने लोगों की सेवाएं की उस समय। सर शिक्षा एक मेन मुद्दा है, आपको क्या लगता है एक निचली पीढ़ी का पीछे बैठा व्यक्ति शिक्षा से जागरूक हो, शिक्षा से आगे बढ़ना चाहे, आपको क्या लगता है वो कैसे बढ़ेगा? देखो, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था? बाबा साहब ने, अम्बेडकर साहब ने कहा था, जो शिक्षा पाएगा वो शेर की तरह दौड़ेगा। तो वो बात उस समय बाबा साहब की बात तो सार्थक लगी नहीं लोगों को। जब जैसे जैसे शिक्षा का महत्व बढ़ा, आज सबसे ज्यादा अगर कम पढ़ा लिखा वर्ग है तो वो है दलित वर्ग। उस वर्ग में उस समय शिक्षा नहीं थी, दलितों के साथ भेदभाव हुआ करता था, अलग बैठने की जगह दी जाती थी। उस ऐसी स्थिति के अंदर बाबा साहब पढ़े थे उस समय, और बाबा साहब ने विदेशों में शिक्षा ग्रहण की थी। बाबा साहब चाहते थे तो वो विदेश गए थे, वहां बड़ी सुविधा थी, वहां भी रह सकते थे, लेकिन उनको लगा कि मेरे भारत देश के अंदर मेरे भाई बहुत ही वहां पर उनके साथ बहुत ही गलत हो रहे हैं, उनके साथ भेदभाव हो रहे हैं, उनके साथ मनुष्य जानवरों से बेहतर गलत भेदभाव होता है। तालाब के अंदर पहले क्या हुआ करता था, जानवर जाके पानी पी सकता था, लेकिन दलित व्यक्ति तालाब पर जाके पानी की मटकी नहीं पी सकता था, पानी नहीं पी सकता था। इस प्रकार की स्थिति थी। सब लोग उस समय बाबा साहब ने भारतीय संविधान बनाने का जो उनको मौका मिला, तो उन्होंने 2 वर्ष 18 माह 11 दिन के अंदर पूरे कानून, समस्त विश्व देश को अलग अलग देशों कानून प्राप्त कर अच्छा कानून तैयार किया, और हमारे गरीब वर्ग को किस प्रकार से, तो दलित भाई वर्ग को किस प्रकार से ऊपर उठाया जा सके, इसी प्रकार से हमारे संविधान के अंदर हमने बातें रखी, आरक्षण की व्यवस्था हमारे बाद में रखी। तो
उस वजह से आज हमारा दलित वर्ग शिक्षा के अंदर आगे बढ़ रहा है, और उस शिक्षा की वजह से ही आज थोड़ा बहुत तबका हमारा ऊपर उठा है। तो शिक्षा की वजह से, जो शिक्षा ऐसा श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। समाज सुधार पर आप क्या कहेंगे, आपके क्या विचार है? समाज सुधार के अंदर हमारे, मैं बात बताऊं मैं आपको कि समाज के अंदर पहले बहुत ज्यादा कुरीतियां थी, तो इसमें हमारे समाज में भी थी, जैसे मृत्यु, भोज, बाल विवाह, और खूब सारी शिक्षा से थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है, खूब कुरीतियां थी। हाँ। तो जब धीरे धीरे एजुकेशन बढ़ा तो लोगों में समझ वापरी, तो हमारे समाज के, हमारे पास में बैठे हैं तावड़राम जी, ये हमारे समाज के पंच भी हैं, तो इन्होंने भी हमारे बालोतरा के अंदर, बारह खेड़ा समाज के अंदर भी ये डोडा है, अमल है, मृत्यु भोज है, ये काफी इन्होंने तब तक हमने रोक लगाई, शादी विवाह में एक्स्ट्रा खर्चा है, काफी हमने समाज के अंदर, एक व्यक्ति से नहीं होता, लेकिन शिक्षा की वजह से आज हमारे समाज के अंदर काफी सुधार हुआ है, और हम भी उस सुधार के अंदर हम समाज के साथ रहते हैं। सर, जो विश्नाराम मेघवाल का हत्याकांड हुआ था, उनकी अब तक क्या स्थिति है, क्या उनको हक मिला अभी तक? देखो, विश्नाराम मेघवाल एक साधारण परिवार से आता है, मेघवाल समाज का लड़का था, जो अपने दैनिक जीवन के हिसाब से टेंट खोलने का काम करता था। एक हिस्ट्री सीटरी, उस विश्नाराम को ध्यान नहीं था कि हिस्ट्री सीटर है, लेकिन हिस्ट्री सीटरी था, जो पास होने की वजह से एक मामूली बात पर उन्होंने चाकू से उनको मर्डर कर दिया। जो एक, मैं तो ये कह रहा हूँ, इस प्रकार का जो ये आतंक है, ये बहुत गलत हुआ है विश्नाराम के साथ में। उस परिवार के साथ में जो सरकार ने जो वादा किया था, उस वादे पर सरकार खरा नहीं उतर रही है। जो सरकार ने आके यहाँ पे विधायक अरुण चौधरी ने कहा था कि हम परिवार के लिए 100,000 पेंशन देंगे, 100,000 आप क्या पेंशन दोगे, और तो इस प्रकार की घटना जो होती है सबको मिलती है। 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए जो सहायता राशि आती है वो देंगे, वो आप क्या देते हो, वो तो इस प्रकार की घटना होती है, सबको मिलती है। फिर कहता है कि मैं ये 12 लाख रुपए का सभा भवन दूंगा। तो ये तो मैं तो बताऊंगा गजेंद्र मेघवाल, जो आपका कार्यकर्ता है, जिसने कहता है कि भी ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, जिनकी वजह से अरुण चौधरी एमएलए बना है, ये उससे पहले कांग्रेस में था। अभी एक बात चली थी, अमरराम जी जो हमारे समाज के बारे में जो कह रहे थे, एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें बोल रहा है कि मंडली में थानेदार मेघवाल, समदड़ी में थानेदार मेघवाल, वोट तो देती है दूसरी कम्युनिटी, और फिर कहते हैं हमको लगा दो। तो अमरराम जी, आप ये भूल रहे हो कि आप ये मत समझना कि आपको जो जड़ है ना, वो हमारी मेघवाल समाज है। जिस समय आपको टिकट नहीं मिली थी, आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जिससे मैं आपका चुनाव चिन्ह था लालट है, उस समय मेघवाल समाज ने आपको भरपूर साथ दिया था, और उस साथ की वजह से आज तक आप जिंदा हो। आज आप हमारे समाज पर आरोप लगा रहे हो कि आपने हम वोट नहीं देते हो। मैं आपको कह रहा हूं, ये गजेंद्र मेघवाल, ये भलाराम मेघवाल, ये चुनाव से पहले हमारे कांग्रेस में थे, लेकिन कुछ हमारी कमियों की वजह से लास्ट अंतिम समय में कुछ परिवार, हमारे समाज के लोग आपके साथ जुड़ गए, और उनकी वजह से आज 4-5 हजार वोट आपके साथ मिल गए। तो वो आपको जीत का निर्णायक वोट थे, जो हमारे मेघवाल समाज के आपके निर्णायक वोट थे। अगर वो वोट नहीं मिलते तो आप आज एमएलए नहीं, खाली भाजपा के एमएलए प्रत्यक्ष ही कहलाते। हमारे वोटों से आप एमएलए बने हो और कह रहे हो कि मेघवाल समाज ने वोट नहीं दिया। आप ये भूल है। और बीजेपी के नेता कहते हैं ये वीडियो तो कांग्रेस वालों ने एडिट करके बनाया है। तो मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूं, अगर हमारे कांग्रेस वाले नेताओं ने एडिट करके वीडियो बनाया है तो सही वीडियो आप हो तो वायरल करें, सही वीडियो बाहर दिखाएं, तो सही हकीकत क्या है। ये नहीं हकीकत है तो अमरावती से मुंह से गला है कि मैंने ऐसा नहीं कहा है। धन्यवाद। आप कहना चाहते हैं कि इनकी सोच है जो भाजपा की समाज के प्रति ठीक नहीं। आज मैं देख रहा हूं, आप खुद देख रहे हो, वीडियो वायरल हो रहा है हमारे समाज के प्रति, किस प्रकार से लोग समाज के जो 20-25 साल से एमएलए रहे हैं, वो किस प्रकार से हमारे समाज के नाम लेके बोल रहे हैं। इससे बड़ी क्या मैं बता सकता हूँ हमारे समाज, आज के नेताओं को हमारे समाज के प्रति क्या रुचि है। आपने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ बताया। हमारे समाज के युवा लोगों ने अमरावती को पुतला जलाया और विरोध प्रकट किया। अगर जो कहा माफी मांगो, तो उनके माथे में जूझ नहीं रैंक पड़ती है कि मेघवाल समाज वोट तो देते हैं नहीं। और जो लोग समाज के लोग जुड़े हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के अगर आप वोट देते हो और फिर भी कहते हैं कि वोट नहीं दिया, तो वो आप जानो, आपका काम जाने। सच्चाई क्या है सर?
वोट देते हैं भाजपा को? भाजपा को वोट तो 70% वोट आज भी हमारे कांग्रेस वर्ग के साथ में, लेकिन 25% आज का युवा और कुछ साथी बीजेपी के साथ में। वो 25% वोट कौन है? जो 2500 वोट जो अमराराम का लड़का अरुण चौधरी जीता है, 2500 वोट, 2500 वोट तो अगर 5000 वोट अगर मेघवाल समाज के उनको मिले होंगे तो 2500 वोट निर्णायक वोट होते हैं, तो वो मेघवाल समाज के वोट है। मैं तो कहूँ इन्होंने इस प्रकार की बात की है, मेघवाल समाज को भावना को ठेस पहुंचाई अमराराम जी ने कि हमारे 25% आज 2500 5000 वोट तो आपको मेघवाल समाज के मिले होंगे जिससे आप एमएलए बने हो, और इस प्रकार से अगर कह रहे हो मेघवाल समाज वोट नहीं देता है तो हमारे समाज को ठेस लगी है। मैं तो हमारे समाज के बीजेपी के नेता है उनसे कहूंगा कि भाई कहना चाहिए उन लोगों को कि भाई हमारा वोट कहाँ है, हम मेघवाल नहीं है क्या? सर ये अंतिम बारी में इनका जो टिकट था जो क्लियर नहीं हुआ था, फिर इनके बेटे को देना, अमराराम जी के बेटे को देना, पूर्व मंत्री जी के बेटे को देना, तो आपको क्या लगता है टिकट इतना दिन क्यों रोका भाजपा ने? भाजपा ने टिकट रोका, भाजपा की रणनीति थी। रही बात टिकट की, पहले प्रकाश माली को टिकट फाइनल हुआ था, फिर इन लोगों ने जाके विरोध किया वहां पे वसुंधरा राजे सिंधिया के पास में, भाजपा के जो बड़े लीडर उनके पास में, अगर इन्हें प्रकाश माली को टिकट दे दिया था हम भाजपा के साथ नहीं रहेंगे। तो वो नेता डर गए कि भाई ये आज बड़ी कम्युनिटी है, अगर ये वोट खिसक जाएगी तो भाजपा को नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने भाजपा को झुका कर टिकट लिए। इन्होंने भाजपा ने टिकट तोड़ दी है, भाजपा ने झुका कर टिकट लिए। आपको ध्यान है कि जब तक बीजेपी की टिकट डिक्लेयर नहीं हुई तब तक आरएलपी की टिकट भी डिक्लेयर नहीं हुई। बीजेपी की टिकट डिक्लेयर हुई उससे ठीक 3-4 घंटे बाद में आरएलपी की टिकट डिक्लेयर हुई। अगर उनको टिकट नहीं मिलती बीजेपी से, ये तो आरएलपी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे। अच्छा, धन्यवाद सर। अब हम आपको ऐसे सवाल पूछेंगे जिनमें से आपको एक चुनना है। आपका पसंदीदा नेता कौन है, मोदी या अमित शाह? देखो भारत के अंदर पसंदीदा नेता कोई मोदी और अमित शाह दो नाम लिए तो भारत के अंदर दो ही नेता थोड़ी है। भारत के अंदर हजारों की संख्या में नेता है जो पसंदीदा, दो ऑप्शन दो को तो फिर उसमें ऑप्शन तीसरा रहेगा ही नहीं हमारे। नहीं, इनमें आपका पसंदीदा नेता? हम इसको दोनों को नेता मानते नहीं, ये तो खाली अडानी अंबानी का उन लोगों का काम करता है। धन्यवाद। तो आपको क्या लगता है ये आपका नेता पसंदीदा नहीं है? मेरा पसंद है तो दोनों ही नहीं, ये तो हमारा नहीं, ये तो ओनली फॉर ये इस प्रकार के नेताओं का भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम बात करके उन लोगों के हिंदुओं के अंदर घुस गए हैं कि अंधभक्त कहते हैं ना, तो वो अंधभक्त हिंदू जो कहे मोदी 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 नहीं, उनके लिए भगवान बन गया है। तो ऐसे उन लोगों का नेता है। हमारा नेता तो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, वो हमारे नेता है कांग्रेस पार्टी के। जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसने बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, तो जिसमें सभी धर्मों को समान अधिकार मिले, वो बाबा साहब ने बनाया था। इस प्रकार की सोच रखने वाले लोग होते हैं, मैं हम उन लोगों को नेता मानते हैं। सर अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि किसका काम बेहतर है, अरुण चौधरी का या अमराराम चौधरी? अब इन दोनों में पूछे तो बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है। बाप ने 20 साल राज किया, बाप ने बहुत बढ़िया काम किया, विकास तो कुछ नहीं किया, लेकिन जनता से किसी से नहीं बिगाड़ा, हाथ जोड़ के चला। आज अरुण जी चौधरी काम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन लोगों से बिगाड़ने का काम चल रहे। आज भाजपा के कुछ कार्यकर्ता अरुण चौधरी से व्यक्तिगत नाराज है, अमरराम जी से कोई नाराज नहीं था, इसलिए अमरराम जी 20 साल तक एमएलए बन गए। उनकी सर एक अलग छवि है, तो लगता है इनकी अमराराम चौधरी मैं कह रहा ना, वो बिगाड़ता किसी से नहीं था, सबको हाथ जोड़ के चलता था, बोले काम बोली वो मत हो। धन्यवाद सर। सर अगर आपको पूछा जाए कि आपका पसंदीदा नेता कौन, हनुमान बेनीवाल या रविंद्र सिंह भाटी? तो नेता वो आगे वाली बात आ गई आपकी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। ये हमारे हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी में आपका पसंदीदा नेता कौन? दोनों नहीं है, दोनों नहीं। धन्यवाद सर। सर ज्यादा कैपेबिलिटी किस नेता में है, हरीश चौधरी में या उमेदवार बेनीवाल? देखो कैपेबिलिटी तो काम करने से मालूम पड़ता है,
हरीश चौधरी वो ऐसा शख्स है। आज मैं हरीश चौधरी को उस समय से जानता हूँ जिस समय वे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में राज के अध्यक्ष थे, फिर कांग्रेस भारतीय युवा कांग्रेस के अंदर ये राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष थे। तो उनमें काम करने की कैपेसिटी बहुत बढ़िया है, सबको लेके चलने की कैपेसिटी है, सबको एक साथ रखने की कैपेसिटी है। आज वो धीरे धीरे एक धरातल से उठकर आदमी आज कांग्रेस पार्टी के अंदर शीर्ष 10 नेताओं के अंदर उनकी गिनती होती है। मध्य प्रदेश का आज प्रभारी है, पहले राजस्थान के पंजाब के प्रभारी थे। तो बहुत बढ़िया छवि है उनकी। और रही बात कैपेबल की, तो अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है, अपने अपने कार्य क्षेत्र में सब कैपेबल होते हैं। हरीश चौधरी एक ऐसे नेता हैं जिनको विरोधियों को अपने पाले में खींचने का उनको वो आता है। किस तरीके से उम्मीदवार बेनीवाल आरएलपी में थे, वो उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे, तब किसी को लगता था आपको क्या उम्मीदवार बेनीवाल है जो कभी हरीश चौधरी के पास बैठेंगे? देखो हरीश चौधरी के अंदर क्वालिटी है, कैपेबिलिटी। हरीश चौधरी के अंदर वो क्वालिटी है, वो बोली अपना सामने नहीं बोली, ये तो सामने सुना लड़ने की बात कर रहे हो। हरीश चौधरी ने अगर कॉलेज लाइफ में अगर किसने दुश्मनी भी की है ना, तो उसको भी दुश्मन नहीं मानता है, सबको दोस्त मानता है। चुनाव लड़ना आमने सामने चुनाव तक था, चुनाव खत्म हो गए, हरीश चौधरी उस बात को भूल जाते थे। आज स्थिति यह है कि हरीश चौधरी का आज के टाइम कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि उन्होंने दुश्मन किसी को माना ही नहीं। हमेशा ये बहुत बड़ा दिल है इसके पास में, और दुश्मन भी अपना ऑटोमेटिक आकर्षित होता है। कभी कभी मैं बीजेपी वाला मुंह से भी सुनता हूँ कि आपके बाड़मेर जिले में हरीश चौधरी जैसा नेता नहीं है। उसके बहुत ही मोटा दिल वाला आदमी है, बहुत बढ़िया बात सटीक करता है, विधानसभा भी अपनी बात रखता है ना, तो वास्तव में बात एक बढ़िया बात, दिल को अच्छा लगता है, ऐसी बात रखते हैं। वो है उनके, वो कैपेबल थे, और उनके कार्य क्षेत्र के अंदर हरीश चौधरी बहुत नंबर 1 है। तो आज भी उम्मीदवार हम सांसद होकर भी अपने क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वो भी कैपेबल है। एक बात थी कि उम्मीदवार बेनीवाल सर कोई ऐसे अंदर खाने के लंबे रेस के घोड़े नहीं है, क्या लगता है आपको? उम्मीदवार जी अभी उनकी उम्र कम है, ये बहुत लंबी रेस के घोड़े होंगे, इनमें कोई शक नहीं है। आज हर जगह उम्मीदवार जी कार्यकर्ताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। आज हमारे बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा के एमपी भी है, तो अभी तो फर्स्ट स्टेज है, धीरे धीरे मजबूत हो जाएंगे और लंबी रेस के घोड़े बनेंगे और हमारे बाड़मेर जैसलमेर जिले का नेतृत्व करेंगे। आपका पसंदीदा एक्टर कौन है सर? आप फिल्में देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं, कभी नहीं देख उस समय देखते थे। इसमें मैं अपना पसंदीदा एक्टर गोविंदा, जिसको कहते हैं, गोविंदा को मानता हूँ। उसकी पिक्चर भी मैंने अच्छी देखी है। गोविंदा की ऐसी अच्छी पिक्चर है जो पारिवारिक फिल्म है, जो हर परिवार के साथ घटती है, ऐसी फिल्में गोविंदा ने बनाई है। स्वर्ग है, बेटी स्वर्ग से सुंदर है, और खूब सारी ऐसी फिल्में देखी मैंने, तो परिवार की हकीकत घटना को मतलब फिल्मों में चित्रण करके लोगों को दिखाने का प्रयास किया है। तो मैं हमेशा गोविंदा अच्छा एक्टर मानता हूँ। सर, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में कांग्रेस का किसी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, आपको क्या लगता है बेहतर तरीके से कौन पार्टी को लीड कर सकता है, राहुल गांधी या प्रियंका? मैं बताऊं आपको, राहुल गांधी की बात करें बोले प्रियंका की करें, तो अभी राहुल गांधी ने भारतीय जनता ने अभी सही ढंग से देखा ही नहीं है। राहुल गांधी का परिवार, राजीव गांधी 1994 उनकी डेथ हुई, 91 में डेथ हुई थी इनकी। 91 से लेकर आज तक करीब 30-35 साल हो गए। इन राहुल गांधी के परिवार से न तो प्रधानमंत्री है, न कोई मंत्री है, तो ये तो बिल्कुल सरकार से दूर ही रहे। फिर भी आज भी सामने वाली पार्टियां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को निशाना बना रहे हैं। राहुल गांधी बहुत मजबूत दिखता है, आने वाले समय में राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री होंगे, इनमें कोई शक नहीं है। जब ये सोच धीरे धीरे लोगों के दिमाग में हट जाएगी कि हमारा 10-12% वोट का तो तबका आज हिंदू धर्म और से खिसका हुआ है, जब उनको समझ आ जाएगी वो वापिस आ जाएंगे और हमारा नेतृत्व राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी की छवि पप्पू नेता वाली बना दी, वो तो उन्होंने सोशल मीडिया में पैसे खर्च करके बनाई है। कोई भी आइए भी कहना, मैं बताऊं आपको, किसी चीज की डिमांड बढ़ानी है, मैं एक गुटखा को उदाहरण दूं, विमल गुटखा अगर नहीं बिक रहा है मार्केट के अंदर, तो एक
बालोतरा के अंदर भेज दो 15-20 लड़कों को, हर दुकान पे जाके विमल मांगो, विमल मांगो, विमल मांगो। एक गया विमल, दुकान वाला नहीं है, वापिस दूसरा गया विमल, दुकान वाला नहीं है। कोई दुकानदार वो सोचेगा विमल की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो दूसरे दिन विमल की पूरी ले आएगा, फिर ये लोग वापस खिसक जाएंगे। उनका माल बेचने का तरीका है, इन्होंने किस प्रकार से इन्होंने सोशल मीडिया पे या मीडिया पे इस प्रकार से इनको पेश किया है, तो ये बीजेपी की साजिश, ये उनकी एक रणनीति का हिस्सा है। आप कैसे मानते हैं राहुल गांधी? बहुत बढ़िया नेता है, बहुत मजबूत नेता है। उसकी सोच, जो इसको पास में रह के जो आया है, वो जानता है कि राहुल गांधी कैसा नेता है। बहुत बड़ी सोच रखने वाला नेता है, हमेशा दूसरे के प्रति सोचने वाला व्यक्ति है। पहले वो सजादे करते थे कि सजा राजकुमार है। जब भारत यात्रा, पैदल यात्रा की, तो एक पैदल सजादा यात्रा इतनी पैदल यात्रा नहीं कर सकता है, गरीब व्यक्ति तक पहुंचा है, आम व्यक्ति तक पहुंचा है। तो ये एक सजादा परिवार से नहीं कर सकता है, एक साधारण व्यक्ति ही जा सकता है हर वक्त। लेकिन सर परिवारवाद के उन पर अक्सर आरोप लगते हैं। तो इनमें भी परिवारवाद तो समय अमरान जी का लड़का अरुण चौधरी, ये परिवारवाद नहीं है क्या? अमित शाह का लड़का वो रास्ता बीसीसी का अध्यक्ष बना, ये परिवार नहीं है क्या? जैसा, हाँ जैसा, ये परिवारवाद नहीं है क्या? ये परिवारवाद तो हर जगह चलता रहता है, इसमें क्या कोई बात नहीं है ऐसी। जो राजनीति में जो कर रहा है, तो देख पास में वो भी राजनीति की सेवा उसका लड़का वो भी देता है। योग्य होता है तो जनता सुन लेती है, नहीं है तो योग्य तो जनता नकार लेती है। आपकी सर अब की लोकसभा में अच्छी सीटें आई, मोदी जी का नारा था कि अब की बार 400 पार, तो राहुल जी ने संविधान दिखाया। क्या लगता है इनकी क्या मंशा थी? ये इनको लगा कि जिस प्रकार पिछले 2 चुनावों के अंदर हमने जनता को गुमराह करके वोट लिया ना, कि फिर इसलिए बार हमने बहुमत आया, तीसरी बार 300 पार हो गई, इसमें तो एक बार 400 पार हो जाएंगे। इनको लगा कि हम पिछली हमारी संख्या बढ़ रही है, इनका टिक पॉइंट आया गया है, अब इनकी उल्टी गिनती चल रही है। अब 400 पार की बात कर रहे हैं, अब ये वापिस 1984 वाली स्थिति आ जाएगी। क्या लगता है 29 में आप बना देंगे सरकार? 29 में बिल्कुल हम सरकार बनाएंगे और राहुल गांधी भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे। धन्यवाद सर। सर मुख्यमंत्री पद के लिए बेहतर नेता कौन है, सचिन पायलट या अशोक गहलोत? देखो, हमारा देश लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मुख्यमंत्री जो होता है ये ऊपर से सुन के आते हैं, ये बीजेपी में रहता है। हमारे देश में हमारी स्पष्ट सीटें आएगी और जिससे में हमारे जितने विधायक सुन के जाएंगे वो मिलकर विधायक दल का नेता तय करेंगे। जो उस समय के जो विधायक होंगे वो तय करेंगे कि भाई हमारा मुख्यमंत्री, अच्छा मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। सचिन पायलट हो सकते हैं, अशोक गहलोत हो सकता है, हरीश चौधरी हो सकते हैं, टिक्कू राम जोली हो सकता है, गोविंद डोटासरा हो सकता है। तो उस समय के एमएलए जो आएंगे वो तय करेंगे। अपन तो पसंद है वही बात करें, तो जो लोग वो एमएलए तय करेंगे वो हमारे एमएलए, वो मुख्यमंत्री होगा। आप कार्यकर्ताओं को कौन पसंद है, गहलोत साहब या पायलट? देखो, अपने अपने सत्ता सब पसंद है। अशोक गहलोत बहुत बड़ा लीडर है जो छात्र राजनीति से शुरू है। सचिन पायलट भी आज युवाओं के दिल की धड़कन है। वो उनका आपसी मन मुटाव की वजह से आज हमारे गुट बने हुए थे। आज तारीख में अशोक गहलोत और सचिन पायलट कोई गुट नहीं है, आज पूरी कांग्रेस एक है, एक जजम पे बैठती है, एक जजम बैठ के निर्णय लेती है। आप सचिन पायलट को भी और अशोक गहलोत को दोनों को एक मंच पे देखा होगा, हमेशा आज एक मंच है हमारा। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ छगन जोगसन, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। एक छोटी सी शायरी आपको हम सुना के सर खत्म कर रहे हैं। ये खुशबुओं की राहतें ना तुझे मिली ना मुझे मिली, वो चमन जिस पे गुरूर था ना तेरा हुआ ना मेरा हुआ, वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में ना मैं कह सका ना मैं लिख सका, कि जबा मिली तो कटी हुई, कलम मिला तो बिका। वाह वाह, क्या बात। बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। कोई बात नहीं, देखते रहिए हमारे चैनल एसके टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम बार बार कह रहे हैं मेघवाल समाज ने वोट दे दिया, मेघवाल समाज ने वोट दे दिया। आज मेघवाल समाज ने सतीश गोविंद ने आपको वोट दिया है। आपने पचपन तहसील क्या किया है? मध्य मीठा पानी लाया है, जिला बढ़ाया है, आपने तो कुछ किया ही नहीं। और मेघवाल के पीछे मेघवाल ने वोट दिया। आप कहीं भी जाते हो मेघवाल, आप मेघवाल वोट देते नहीं हो, तो वोट किसने दिया? अब आपके वोट से जीत गए आप, ये बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। सतीश को वोट दिया, जनता पलटती है ना, तब वो एमएलए पलटता है। आपसे नहीं होता है एमएलए, जनता
पलटी है तब एमएलए पलटा है, जनता पलटी है सरकार पलटी है, ये बात है। कैमरा बार बार मेघवाल क्यों पीछे पड़ेगा, ये बात है। धन्यवाद। सतीश कोम का साथ मिला आप ये कहना कुंभ साहब ने उस टाइम लाल डम थी अमरनाथ जी के लिए, हाँ। लाल बत्ती बढ़ गई थी। अमरनाथ जी ने पशुपा तहसील के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया। आप भी जानते होंगे, आपके बड़े वाले भी जानते होंगे, सतीश कौन जानती है। आज जरूर जोड़ता अमरनाथ जी, ये मदन जी ने बताया ना सगन जी ने कि भाई वो आज जोड़ के किसी को नाराज नहीं किया, ये बात पक्की है, ये काम नहीं हुआ है। धन्यवाद।